हेलो बच्चों। हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड, रीवा पन्ना पठार, बघेलखंड पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणियाँ। भौतिक स्थिति के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ है? तो 7 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड, रीवा पन्ना पठार, बुंदेलखंड का बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, नर्मदा घाटी और मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन 3 श्रेणियां हैं, जैसे मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन से पठार आते हैं? तो मध्य भारत का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है और नर्मदा घाटी आती है। ये कहाँ आते हैं? किसमें? मध्य उच्च प्रदेश में। सतपुड़ा श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? तो पश्चिमी श्रेणी राजपीपला की पहाड़ियाँ, मध्य श्रेणी महादेव की पहाड़ियाँ और पूर्वी श्रेणी मैकाल श्रेणी। इसके बाद पूर्वी पठार, ये सारा का सारा बघेलखंड जो है वो पूर्वी पठार में आता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ये राजपीपला, महादेव, मैकाल पर्वत श्रेणियाँ। ये मालूम ही है कि पूर्वी क्षेत्र में है मैकाल पर्वत श्रेणी, मध्य में महादेव और पश्चिम में है राजपीपला। और उत्तर प्रदेश में आपको पश्चिम की साइड जितने भी हैं, मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड का पठार जो उत्तर साइड है, मालवा का पठार, रीवा पन्ना पठार, नर्मदा घाटी आदि आते। सबसे पहले आता है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार की स्थिति देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ये किस तरह से स्थित है। तो इसकी जो स्थिति है, मध्य भारत के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री 0 से 26 डिग्री 48 उत्तर अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। क्षेत्रफल मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.7% है। निर्माण इस पठार का निर्माण मुख्य विंध्यशैल समूह के अपर्दन व नदियों के निक्षेपण से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं? तो नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। ये उत्तरी जितने भी जिले हैं ये सभी काहे में आते हैं? सभी जिले मतलब नहीं, जो मध्य भारत का पठार में आते हैं, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। नीमच तो पश्चिम में आता है, लेकिन ये इसी के क्षेत्र में आता है मध्य भारत के। आप मैप में भी देख सकते हैं। वर्षा, इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र होता है। इसमें से यहाँ क्या होता है, वर्ष में सबसे कम वर्षा होती है। वन, शुष्क और कटीले पर्णवाती वन पाए जाते हैं, जैसे खैर, बबूल, पलास आदि के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। मिट्टी कहाँ सी है यहाँ की? जलोढ़, कछारी मृद पाई जाती है। इसके बाद यहाँ जो फसल उगाई जाती है, प्रमुख फसलें हैं सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं और आदि यहाँ पर फसलें होती हैं। नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, शीप आदि नदी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। इस यहाँ की विशेषता क्या है? विशेष, मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। यह बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। मध्य भारत का पठार ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी डोंगरा, जो कि कितने मीटर ऊंची है? 430 मीटर, या फिट में कहें तो 1411 फीट, श्योपुर जिले में स्थित है। इसके बाद आप देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की स्थिति क्या है? सो आप यहाँ देखिए, स्थिति मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में स्थित है। ये क्या? बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार 24 डिग्री 06 से 26 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 से 80 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका निर्माण, बुंदेलखंड पठार का निर्माण नीच चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। याद रखना, नीच चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड के पठार में इन चट्टानों से इसका अपर्दन हुआ है, मतलब निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। संबंधित प्रमुख जिले इसमें कौन कौन से आते हैं? तो दतिया, सागर,
अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना आदि जिले यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार में अवस्थित हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है? तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। वर्षा, औसत वर्षा लगभग यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर हो जाती है। मध्य भारत के पठार से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर वर्षा हो जाती है। वन यहाँ के कैसे हैं? तो यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं? तो तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। मिट्टी मिश्रित मिट्टी है, लाल काली मिट्टी यहाँ पर अधिकतर पाई जाती है। फसल, प्रमुख फसलें गेहूं, ज्वार व तिल यहाँ की फसलें हैं। नदियाँ, प्रमुख नदियाँ बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जवानी नदी आती हैं। खनिज क्या है? प्रमुख खनिज हीरा, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। चूना पत्थर ज़्यादातर हमारे यहाँ कटनी में देखने को मिलता है और हीरा तो आपको पता ही है, पन्ना में। इसकी स्थिति बुंदेलखंड के पठार की स्थिति आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है, विशेष क्या है यहाँ पर बुंदेलखंड में? तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची जो चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर है। बुंदेलखंड के गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड पठार है। सर्वाधिक सूखा प्रभावित यानी सूखा प्रभावित, पानी की कमी, तो सबसे ज़्यादा कहाँ सूखा प्रभावित होता है? तो बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय यानी प्लान मैदान पाए जाते हैं, यानी समतल, कोई भी वहाँ पर ऊंची नीची जमीन नहीं है, समतल जमीन पाई जाती है। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है? टोर कहा जाता। बुंदेलखंड के पठार के बाद अब मैं आपको पढ़ाती हूँ मालवा का पठार। मालवा के पठार की स्थिति क्या है? मालवा के पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 17 से 25 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 20 से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांत तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल से लगभग 28% भाग विस्तृत है, यानी 28% भाग मालवा का पठार है। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 28% भाग किसका है? तो मालवा के पठार का है। निर्माण इसका ढक्कन ट्रेप की लावा व बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। जैसे नीच की चट्टानों से बुंदेलखंड का पठार का निर्माण हुआ है, उसी तरह मालवे के पठार का निर्माण भी बेसाल्ट व ढक्कन ट्रेप की लावा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले इसमें कौन कौन से आते हैं? तो जितने भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में जिले हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये सभी जिले कहाँ आते हैं? मालवा के पठार में। जलवायु यहाँ की क्या है? समशीतोष्ण जलवायु है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंडी पाई जाती है। ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही यहाँ ज़्यादा ठंडी होती है। वर्षा, इस क्षेत्र में 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वन यहाँ का कैसे हैं? शुष्क पर्णपाती वन, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि पाए जाते हैं। मिट्टी यहाँ की काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर कपास, सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, मूंगफली की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। नदियाँ और सोयाबीन को तो आप जानते हैं कि सोयाबीन में हमारा मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे ही आता है। नदियाँ यहाँ की चंबल, शिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही आदि नदी यहाँ से प्रवाहित होती हैं। इसके बाद इसकी विशेष क्या है? यहाँ पर विशेष क्या है? तो विशेष देखते हैं। विशेष, यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। ये हमारे मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक क्षेत्र, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक क्षेत्र कहाँ है? कौन है? तो मालवा का पठार है। इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी है और नहरें भी निकली हुई हैं और बोरिंग से यहाँ पर सिंचाई होती है।
इसलिए यहाँ पर गेहूँ अधिक मात्रा में होता है। जैसे होशंगाबाद, ये तो गेहूँ के लिए फेमस ही है। फिर इसके बाद कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर है। वह अन्य चोटी जानापाव 854 मीटर है। धजारी जो है 810 मीटर है। यह तीनों इंदौर जिले में ही स्थित हैं। चीनी यात्री फरहान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ तो ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। समान अवस्था में यहाँ की मौसम रहता है। अब हम देखेंगे रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार की स्थिति क्या है? तो स्थिति रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार से अधिक पूर्व में तथा बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है और बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। याद रखना, इसका विस्तार 23 डिग्री 10 से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक तथा 78 डिग्री 4 से 82 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% कवर करता है। निर्माण रीवा पन्ना के पठार का निर्माण बिंद सैल समूह के अपर्दन से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं? तो रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह जिले आदि जिले यहाँ पर रीवा पन्ना के पठार में अवस्थित हैं। जलवायु यहाँ की ग्रीष्म ऋतु के साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है, जैसे कि बुंदेलखंड में हो रहा था। जलवायु बता चुकी हूँ। वन, इस क्षेत्र के वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मिट्टी यहाँ की मिश्रित मिट्टी है। यहाँ पर हर प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। नदियाँ टॉन्स, कैन, बीहड़, महाना, बिछिया नदी आदि पाई जाती हैं। ये बीहड़, महाना नदी, बिछिया ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये रीवा में पाई जाती हैं। कैन जो है छतरपुर में और टॉन्स सतना में। फसल गेहूँ, चावल और तिल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। खनिज यहाँ चूना पत्थर, मैंने बताया ना कि कटनी में चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है। गेरू व हीरा पन्ना में पाया जाता है। विशेष क्या है? यहाँ जो विशेष मात्रा में पाया जाता है तो इस बिंधान का गारी या स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। जो ये बिंद क्षेत्र है, बिंद सैल समूह से जो अपर्दन से बना है, इसे हम कगारी भी कहते हैं और स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे चोटी जो है ऊंची है वो गुडविल सतभावना चोटी है, जो 752 मीटर और कहाँ किस जिले में स्थित है? तो ये दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में जवेरा गुम्बद दमोह जिले के में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। जो जवेरा गुम्बद है वो दमोह जिले में ही स्थित है और रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत ही आता है। अब हम देखेंगे नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी की स्थिति क्या है? तो मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। इसका विस्तार जो 22 डिग्री 30 से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 26%। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% ये कवर करता है। निर्माण इस घाटी का निर्माण पश्चिम में ढक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा बिंद क्रम की चट्टानों से हुआ है। जो पश्चिम में ढक्कन ट्रैप की चट्टानों से काली मिट्टी, पूर्व में धारवाड़ तथा बिंद क्रम की चट्टानों से हुआ, यानी 3 प्रकार की चट्टानों से यहाँ का निर्माण हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन। यहाँ पर देखिए गेहूं की खेती भी ज़्यादा देखने को मिलती है। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा और पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। यहाँ की जलवायु में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म रहता है। ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी पड़ती है तो अधिक गर्मी होती है। शीत ऋतु में साधारण ठंड। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा व पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। वर्षा इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर
नदियाँ यहाँ की कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा, तवा, हिरण, सैन, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। और जो ये सारी नदियाँ हैं ना, ये नर्मदा की सहायक नदियाँ भी हैं। वन, सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। और मिट्टी यहाँ की नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। फसल, इसके पश्चिम में कपास, मूंगफली तो मध्य में गेहूं एवं पूर्वी में चावल का उत्पादन अधिक होता है। यहाँ खनिज, चूना पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी आदि पाए जाते हैं। यहाँ जो विशेष है, आप मैप के थ्रू भी नर्मदा घाटी को पोजीशन देख सकते हैं। और इसकी विशेष क्या है यहाँ पर? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ, मूंगफली मतलब पूरब से पश्चिम तक लेकर यहाँ पर अच्छे से अच्छी फसल उगाई जाती है। नर्मदा क्या कहा जाता है? कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। अब इसके आगे देखते हैं कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की स्थिति क्या है और यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि सतपुड़ा मैकाल प्रदेश कहाँ पर स्थित है और किस स्थिति में है। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है: पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी में राजपीपला आता है का विस्तार है, जो गुजरात व मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। महादेव जो मध्य श्रेणी में आता है, उसका विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। और पूर्वी क्षेत्र में जो मैकाल श्रेणी का विस्तार है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। स्थिति इसकी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। इसका विस्तार 21 डिग्री 30 से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 से 81 पूर्वी दिशांत तक फैला है। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का लगभग 11% भाग ये कवर करता है। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। निर्माण, ढक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी यहाँ का निर्माण हुआ है। प्रमुख जिले हैं बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी आदि जिले यहाँ पर अवस्थित हैं। प्रमुख जिले बालाघाट बता चुकी हूँ मैं। वर्षा, पश्चिमी भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर, पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यानी सबसे ज़्यादा वर्षा जो मध्य प्रदेश में होती है वो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में ही देखने को मिलती है। यानी पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ जो नदियाँ हैं इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं ताप्ती, बैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, बरधा और बावन धड़ी आदि नदियां यहाँ पर अवस्थित हैं। मिट्टी, इस क्षेत्र में छिछली, काली व लेटेराइट मिट्टी की अधिकता देखी जाती है। इसके बाद जो लास्ट है पूर्वी पठार व बघेल खंड का पठार, इसकी स्थिति व इसके विस्तार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्थिति मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है व इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 40 से 24 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 05 से 82 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर तक फैला है। क्षेत्रफल इसका 7% कवर करता है। मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल का ये 7% बघेल खंड का पठार कवर करता है। संबंधित प्रमुख जिले जो हैं तो वो सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल आदि जिले को ये कवर करता है। जलवायु इसकी ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। वर्षा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नदियाँ यहाँ सोन, जोहीला, बनास, गोपद आदि नदियों का प्रवाह है। मिट्टी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। सो हे गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको जो भी मैं वीडियो डालती हूँ अपलोड करती हूँ वो आपको तुरंत मिल जाती है। इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।